हे फ्यूचर टॉपर्स, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस रैपिड रिवीजन सीरीज की आखिरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीजनल एस्पिरेशंस का रैपिड रिवीजन। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो फिर कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। अभी तक आप सभी को एक बहुत प्यारी गुड न्यूज़ तो मिली गई होगी कि हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी की रैपिड रिवीजन सीरीज भी लॉन्च कर दी है, लेकिन वो इस चैनल पर नहीं आएगी, वो हमारे दूसरे चैनल पर आएगी जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज़ का घर। वीडियो को इसी समय पॉज करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बाद में आप भूल जाएंगे और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। वहां पर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, दोनों की रैपिड रिवीजन सीरीज आपको देखने को मिलेगी। अब इस वीडियो को चालू करते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हम सबसे पहले सारे अपडेट्स आपको देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी अपलोड करते हैं। सबसे पहले रीजनल एस्पिरेशन और इंडियन अप्रोच की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रीजनल एस्पिरेशंस का बहुत सिंपल मतलब होता है अलग अलग रीजन के लोगों की डिमांड्स, उनकी एस्पिरेशंस, हर किसी की अलग ख्वाहिशें होती हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये सब करे। तो क्या होता है, कई बार ये होता है कि मेनली हमें रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिल जाते हैं ऑटोनॉमी और पावर के लिए, कि हमें थोड़ी सी आज़ादी चाहिए है, थोड़ी सी पावर्स चाहिए हैं। कई बार इन चक्करों में स्मॉल प्रोटेस्ट हो जाते हैं, तो कई बार सीधे सीधे सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इन सब से डील करने के लिए हमने डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपनाया है। मतलब डिफरेंट रीजन के जो लोग हैं, हमने कभी भी उनके राइट्स को डिनाई नहीं करा, मना नहीं करा। इनफैक्ट हमने उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट करने का काम करा है। हमने उनसे बोला है कि आप अपने कल्चर को रिटेन करके रख सकते हैं, हम उन्हें रिकॉग्नाइज भी करते हैं। हमने नेगोशिएशन का काम करा है, नेगोशिएट करा है कि कैसे करके हम इन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं और एक अग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया में कुछ एरियाज है जहां पर मेन टेंशन हमें देखने को मिलती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, हमें पंजाब में टेंशंस देखने को मिली, हम पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करेंगे। द्रविड़ मतलब मेनली तमिलनाडु रीजन की हम बात करेंगे। पहले हमें जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 देखने को मिलता था। इस चक्कर में बहुत हमें वहाँ टेररिज्म देखने को मिला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर 3 पॉलिटिकल रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब तो चीज़ें बदल गई हैं, हमने पुराने चैप्टर्स में देखा है, आर्टिकल भी खत्म हो गया, अब ये यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। लेकिन अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो 3 पॉलिटिकल रीजन्स को हम पढ़ेंगे जो हमें पहले अलग से देखने को मिलते थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। जम्मू की बात करते हैं तो ये फुट हिल्स में हमें देखने को मिलता है, प्लेन्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आप थोड़ा सा जोग्राफिकल वहाँ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी याद रखिएगा। कश्मीर हमें वैली में देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें मोस्टली कश्मीरी मुस्लिम देखने को मिलते हैं। लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर हमें बुद्धिस्ट और मुस्लिम देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो बहुत अच्छे से सुनिए। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, समय के हिसाब से चीजें बहुत बदल गई हैं। एक और चीज मैं अभी बता देता हूं, बुक 1 में हमने क्या करा, लाइन से पूरा रैपिड रिवीजन करा। लेकिन बुक 2 में हमने क्या करा है, टॉपिक्स को थोड़ा सा मिक्स करा है, क्योंकि यहां पर अच्छे से समझाने के लिए ये करना जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे कॉमेंट्स में लिखते हैं, भैया आपने ये टॉपिक स्किप कर दिया, वो स्किप कर दिया। कुछ भी स्किप नहीं करा गया है। इन वीडियोस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ आपका होगा, आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरी सिंह, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, वो है ना, वो किसी से ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स ने अटैक कर दिया। इंडिया ने बोला हम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि आपके जो महाराजा हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ेगा। मतलब ले दे के आपको इंडिया का पार्ट बनना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इस मुद्दे को बाद में यूएन की तरफ ले जाया गया। तो 21 अप्रैल 1948 में यूएन रेजोल्यूशन हमें देखने को मिला। इन्होंने कश्मीर इशू में 3 स्टेप प्रोसेस हमें बताया। सबसे पहले कि कश्मीर से जो भी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं उन्हें विड्रॉ करा जाए पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा, इंडिया अपनी फोर्सेस को रिड्यूस कर दे, कहां से, कश्मीर से। तीसरा, एक फ्री और फेयर प्लेबिसाइट, मतलब एक फ्री फेयर वोटिंग करवाई जाए इस टॉपिक पर कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। हमने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस हमें इसका अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बात वही है इंडिया पाकिस्तान की, यहाँ पर बहुत लड़ाई हमें देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आता है शेख अब्दुल्ला का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर थे, नेहरू जी के फ्रेंड थे। इन्हें मार्च 1948 में कश्मीर का पीएम बना दिया गया, लेकिन इसके बाद 1953 में इन्हें डिसमिस करा गया और इन्हें डिटेंशन में रखा गया कुछ सालों के लिए, मतलब निगरानी में रखा गया, है ना। कई बार घर में डिटेंशन दे दिया जाता है, कई बार जेल में डाल दिया जाता है। फिर 1953 से 1974 तक हमें कश्मीरी पॉलिटिक्स में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। 1965 में हमें जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज देखने को मिला। आपको पता है हमने जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर्स दिए हुए थे, उसका एक स्पेशल स्टेटस था, तो वहां के जो सीएम है उनको हम पीएम बुलाते थे। लेकिन इसके बाद हमने क्या बोला, नहीं, अब इन्हें भी सीएम, चीफ मिनिस्टर ही बुलाया जाएगा। फिर गुलाम सदीक, नाम याद रखिएगा, आईएनएससी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पहले सीएम बने इस स्टेट के, क्योंकि इससे पहले सब पीएम बनते थे। 1974 में एक अग्रीमेंट हमें देखने को मिला इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में, और इसके बाद रिवाइवल हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1977 के इलेक्शन ये जीते, लेकिन 1982 में इनकी डेथ हो गई। इनके सन फारूक फिर नए सीएम बने यहाँ के, लेकिन गवर्नर ने इन्हें भी बहुत जल्द से डिसमिस कर दिया। अब क्या हुआ, जब इनका डिसमिसल हुआ ना फारूक का, तो यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर 1987 में असेंबली इलेक्शन हमें देखने को मिले, जिसमें हमारी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो गई और हमारी कांग्रेस पार्टी हो गई, इन दोनों के अलायंस की जीत हुई और फारूक को फिर से यहाँ का सीएम बना दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर झोल हुआ था इलेक्शन में। फिर 1989 में हमें यहाँ पर मिलिटेंट मूवमेंट देखने को मिला कश्मीर में, सेपरेट नेशन के उसमें, और इसके बाद पाकिस्तान तो इन्हें सपोर्ट कर ही रहा था, हमें मालूम है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स निकल कर आ रही हैं। 1990s में अनप्रेसिडेंटेड, मतलब आज से पहले ऐसे कभी वायलेंस नहीं हुआ था, वैसा वायलेंस देखने को मिला, इंसर्जेंसी देखने को मिली, और इस चक्कर में प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर हमें लगाना पड़ा। 1996 में इलेक्शन हुए, जिसमें एनसी, जिसे लीड कौन कर रहा था, फारूक, वो पावर में आए। ये सारे गवर्नमेंट के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2002 में इलेक्शन हुए, पीडीपी प्लस आईएनसी का कोलिशन जीता, ये पावर में आया, और एनसी इस समय हार गई थी पार्टी, ठीक है। तो 2002 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद ने हेड करा, ये पीडीपी पार्टी की लीडर थी। इसके बाद 2005 से 2008 में गुलाम नबी आज़ाद ने लीड करा। यही बीच में फिर हमें फिर से इमरजेंसी भी देखने को मिल गई थी। फिर नवंबर दिसंबर 2008 के बीच में फिर से इमरजेंसी के बाद इलेक्शन कराए गए, और इसमें एनसी और आईएनसी की कोलिजन गवर्नमेंट हमें देखने को मिली। 2009 से 2015 तक उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम थे। मुझे मालूम है अभी आपको लग रहा होगा कितनी सारी डेट्स आ रही हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर 2014 में फिर से इलेक्शन हुए कश्मीर में, और इस बार पीडीपी और बीजेपी का अलायंस यहाँ पर जीता, और 2015 से 16 तक मुफ्ती मोहम्मद यहाँ की सीएम थी कश्मीर की। फिर 2016 से 18 तक महबूबा मुफ्ती यहाँ की सीएम थी, लेकिन इनके दौरान बहुत टेररिज्म, करप्शन, टेंशन हमें देखने को मिल रहा था। फिर जून 2018 से अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर हमें वही गवर्नर का रूल देखने को मिला, प्रेसिडेंट रूल देखने को मिला, ये कश्मीर में इम्पोज कर दिया गया था। फिर अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 350 को अबॉलिश कर दिया गया, है ना। किसके थ्रू? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू, और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद अगला टॉपिक आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स। एनसीईआरटी में ये आपको ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन एक फ्लो में पढ़ाने के लिए पहले हमने उसको करा, अब हम ये करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता है कश्मीर वैली हमारा पार्ट होना चाहिए। पाकिस्तान ने स्पॉन्सर भी करा था 1947 में, जो ट्राइबल इन्वेजन हमें देखने को मिला था, और हम सबको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो पता ही, हमने पुराने चैप्टर्स में देखा हुआ है। तो कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इंटरनल की हम बात करते हैं, तो कश्मीर के स्टेटस को लेकर मेन प्रॉब्लम रहती है ना। तो आर्टिकल 370 की यहां पर हम बात करेंगे। हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था जम्मू कश्मीर को, आपको मालूम है। तो यहां पर अलग अलग ओपिनियंस आते हैं। वो लोग जो कश्मीर के बाहर के हैं, उनका कहना है कि 370 के चक्कर में जम्मू एंड कश्मीर का अच्छे से इंडिया के साथ इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, एक यूनिटी की कमी हमें देखने को मिलती है। लेकिन कश्मीरी पीपल का बोलना है कि आर्टिकल 370 इनफ नहीं है और ऑटोनॉमी हमको मिलना चाहिए। तो देखिए कितना डिफरेंस हमें
देखने को मिल जाता है ओपिनियन में। अब कश्मीरी लोगों के ना 3 मेन इश्यूज हैं, वो 3 अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। पहला कि प्लेबिसाइट अभी तक नहीं हुआ, जो यूएन ने बोला था उसके बाद वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। फिर ये बोलते हैं ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी होना चाहिए, तो इनको इससे भी दिक्कत है कि भाई और आज़ादी इनको मिलना चाहिए। और तीसरे नंबर पर कि डेमोक्रेसी इतने अच्छे से हमें कश्मीर में देखने को नहीं मिलती है। इंडिया तो डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन कश्मीर का वैसा हाल नहीं है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक निकल कर आता है पंजाब। इसको बहुत अच्छे से सुनिए, इसमें जो दिया हुआ है वो बहुत अच्छे से सुनना, वरना आपको कंफ्यूजन होगी। क्या हुआ, ब्रिटिशर के टाइम पर ना जो पंजाब का प्रोविंस था वो बहुत बड़ा था, लेकिन इसके बाद इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन में पंजाब का हिस्सा थोड़ा सा पाकिस्तान में भी चला गया। इसके बाद आप सभी को मालूम है कि इंडिया में जो रीऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा था स्टेट्स का, वो लिंग्विस्टिक बेसिस में हो रहा था, मतलब लैंग्वेज के बेस में हो रहा था। लेकिन पंजाब में ये करने में टाइम लग गया और ये 1966 में जाकर हुआ। और इसमें हमें क्या देखने को मिला, हरियाणा को पंजाब के एरिया से निकाला गया, हिमाचल प्रदेश को निकाला गया, मतलब जो हमारे पंजाब का साइज था वो भी कम हो गया, पॉपुलेशन भी कम हो गया। लेकिन फाइनली एक न्यू पंजाब हमें देखने को मिला जहां पर पंजाबी स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में थे। अब थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं तो 1920 में अकाली दल को फॉर्म करा गया था, जो सिख का एक पॉलिटिकल विंग था, और उन्हीं ने इस मूवमेंट को चलाया था जहां पर ये पंजाबी सूबा डिमांड कर रहे थे। और इसलिए जो ये नया पंजाब बना था ना, इसमें सिख मेजॉरिटी में थे, मतलब अकाली दल का बहुत बड़ा रोल था। और इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1967 में और 1977 में ये पावर में भी आए, मतलब इनकी गवर्नमेंट भी बनी। लेकिन इनने बाद में रियलाइज करा कि इनका पंजाब में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, और इसके पीछे 3 बहुत बड़े रीज़न थे। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था, ये अपना पूरा टर्म नहीं कर पाए थे। दूसरा, हिंदूज इन्हें इतना सपोर्ट नहीं करते थे। तीसरा, हर एक रिलीजन में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, तो अगर हम हिंदू दलित्स की बात करें या फिर सिख दलित्स की बात करें, वो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करते थे और इन्हें उनसे इतना सपोर्ट नहीं मिला, तो ये एक इंटरनल फैक्टर भी निकल कर आया। इसके बाद आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 आपको पता होना चाहिए। अकाली दल ने डिमांड करा कि हमें और ऑटोनॉमी चाहिए और आज़ादी चाहिए, और हम सेंटर का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहते। ये सिख की कौम, मतलब सिख कम्युनिटी, सिख नेशन डिमांड कर रहे थे, बोलबाला मतलब अपना डोमिनेशन डिमांड कर रहे थे, और इन्होंने रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करी। अब 1980s में मिलिटेंसी हमें देखने को मिलने लगी, मतलब दंगे फसाद होने लगे, वेपन्स का यूज होने लगा। और किसने करा ये? पंजाब में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं उन्होंने करा, और कुल मिलाकर यही सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रहा था कि हमें अपनी आज़ादी चाहिए। इन्होंने गोल्डन टेम्पल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और इसको अपना आर्म्ड फोर्ट्रेस बना लिया, किला बना लिया, वेपन वगैरह लेकर बैठ गए। गवर्नमेंट ने जून 1984 में लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार, और इसमें इन्होंने बोला कि इन मिलिटेंट्स को हम इस प्लेस से फ्लश आउट कर देंगे, और इसमें ये सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन इस चक्कर में इस सीक्रेट प्लेस को इन्होंने थोड़ा डैमेज कर दिया, और इसीलिए सिख लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि ये सीधा सीधा हमारे फेथ और रिलीजन पर आपने अटैक करा हुआ है। इसका रिवेंज उन्होंने कैसे लिया? इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड्स थे वो सिख थे दोनों, उन्होंने उन्हें मार दिया, उनका असैसिनेशन कर दिया 31 अक्टूबर 1984 में। और इसके बाद फिर हमें एंटी सिख वायलेंस दिल्ली में देखने को मिली, 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, कानपुर एक्सेट्रा बहुत सारी जगह में ये हमें वायलेंस देखने को मिली। और गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगा चीज़ों को नॉर्मल करने में, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें सुधरी, उसकी भी हम बात करते हैं। तो पंजाब अकॉर्ड मतलब पंजाब अग्रीमेंट हमें देखने को मिला राजीव गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उनके बीच, और हरचंद सिंह लोंगोवाल जो अकाली दल के लीडर थे उस समय, इनके बीच में जुलाई 1985 में। इसे हम राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा राजीव गांधी और लोंगोवाल। अब ये मेन एरियाज क्या थे अग्रीमेंट के, उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला, चंडीगढ़ को ट्रांसफर करा जाएगा पंजाब में, ये पहला पॉइंट निकल कर आया। दूसरा, एक सेपरेट कमीशन बनाई जाएगी जो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको ठीक करेगी। अब चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करा जाएगा, इसका मतलब क्या है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, बहुत सिंपल एक जीके का ये क्वेश्चन है। इसके बाद एक ट्रिब्यूनल को भी सेटअप करा जाएगा जो डिसाइड करेगा कि रवि 20 जो रिवर है हमारा, उसका वाटर कैसे शेयर होगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। जो भी लोग अफेक्ट हुए मिलिटेंसी से उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करा जाएगा, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स जो एक्ट था उसे पंजाब से विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एज इट इज एग्जाम में लिखना पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको लग रहा है रैपिड रिवीजन में चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से देख लेना, जहां पर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसके बाद लेकिन पीस इतनी आसानी से नहीं आई,
आई। 1990s में हमें वायलेंस देखने को मिला। फिर अकाली दल का फ्रेगमेंटेशन भी हमें देखने को मिला, वो टुकड़ों में टूट गया। प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगाना पड़ा, डेमोक्रेसी का सस्पेंशन हुआ। 1992 में पंजाब के जो इलेक्शन हुए उसमें सिर्फ 25% वोटर्स ने वोट करा। 1997 में पहला नॉर्मल इलेक्शन हुआ वायलेंस के बाद, और उसमें अकाली दल बादल, अब उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया था ना, इनका और बीजेपी का अलायंस जीता। तो ये पंजाब का किस्सा आता है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट वीडियो, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा आगे पुश करे। वैसे ही हमारी वीडियोस बहुत कम पुश होती हैं। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर टोटल हमें 8 स्टेट्स देखने को मिलती हैं। 7 सिस्टर्स, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, और एक ब्रदर सिक्किम हमें देखने को मिलता है। 4% पॉपुलेशन तो ये कवर करते हैं, 8% इंडिया के एरिया को कवर करते हैं। और टोटल ये अगर हम बात करते हैं बाकी कंट्री से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो एक 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है जिससे पूरे इंडिया से कनेक्ट करते हैं, नहीं तो ये पूरा अलग हो जाते हैं हमसे। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट एकदम अलग साइड में हमें देखने को मिलता है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं तो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और चाइना से इनकी बॉर्डर मिलती है ना। ये गेटवे हमारा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ का इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम स्टेटहुड की बात करते हैं, कब ये स्टेट बने, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में, नागालैंड 1963 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। याद रखिएगा मेन प्रॉब्लम क्या है, ये आइसोलेटेड फील करते हैं, अंडर डेवलप्ड है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है, या रिफ्यूजी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और पॉलिटिकल आइसोलेशन देखने को मिलता है। मतलब ये इन शॉर्ट इंडिया से थोड़ा दूर अपने आप को पाते हैं, इंडिया का होकर भी। ये इनकी प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेन इशू है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं, वो क्या है। पहला, ऑटोनॉमी की डिमांड, भाई हमें थोड़ी और ऑटोनॉमी चाहिए है। सिसेशन के मूवमेंट, हम छोड़ना चाहते हैं, अपना स्टेट बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो आउटसाइडर बाहर के लोग आ जाते हैं, उनके खिलाफ इनका अपोजिशन भी हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, कैसे डिमांड्स आ रही हैं, तो बहुत अच्छे से सुनिए। इंडिपेंडेंस के समय जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन था ना, वहां पर हमें सिर्फ असम देखने को मिलता था, मणिपुर और त्रिपुरा देखने को मिलता था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो असम का एक बहुत बड़ा एरिया था। अब इसके बाद बहुत सारे नॉन असमीसी पीपल का कहना था कि आप असम लैंग्वेज हम पर वो कर रहे हो, इम्पोज कर रहे हो, असमीसी हम पर आप इम्पोज कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर फिर हमें देखने को मिला कि ये ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे। इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू करा, वायलेंट राइट्स हमें देखने को मिले। जो ट्राइब्स के लीडर्स थे उन्होंने अपने यूनियन फॉर्म करे, ईस्ट इंडियन ट्राइबल यूनियन यहाँ पर हमें देखने को मिला। बाद में किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया 1960 में। और ये सारे चक्करों में फाइनली असम से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बाहर निकाला गया। मतलब ये अलग अलग स्टेट बन गए, पहले ये असम का ही पार्ट थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि एक लैंग्वेज जब आप दूसरों पर इंपोज करते हैं तो उसका क्या असर होता है। यही हमने बांग्लादेश में भी पढ़ा था पुराने चैप्टर्स में। इसके बाद अगर हम असम की बात करते हैं तो यहाँ स्टिल कुछ और ट्राइब्स जैसे बोडोस, करबेस, डिमासास, ये बोलते हैं हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। लेकिन अब एक स्टेट को कितने टुकड़ों में तोड़ोगे, वैसे इतना छोटा हो गया और कितना छोटा आप करोगे। इसलिए अगर हम करबेस, डिमासास की बात करते हैं तो इन्हें हमने ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और बोडोस की बात करते हैं तो इन्हें हमने ग्रांट करा है ऑटोनॉमस काउंसिल, मतलब इनको भी थोड़ी थोड़ी सी आज़ादी हमने दी हुई है। अब सेसेशनिस्ट मूवमेंट की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। यूनिटी को थ्रेट हमारे कुछ ग्रुप्स की तरफ से आया है, वो सेपरेट नेशन चाहते हैं, अपनी अलग से आज़ादी चाहते हैं। ये एटलीस्ट 2 स्टेट्स में हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला है, मिजोरम और नागालैंड। इसकी हम बात कर लेते हैं। जो मिजो हिल का एरिया है, ये एक असम में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट था, मतलब इनकी अपनी आज़ादी थी। लेकिन 1959 में यहाँ पर हमें फेमाइन देखने को मिल गया और असम की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया इस फेमाइन में। और इसके बाद यहाँ के लोग बहुत गुस्सा हो गए कि आपने फेमाइन में हमें सपोर्ट नहीं करा, यहाँ पर हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई। और इन्होंने इसलिए मिजो नेशनल फ्रंट फॉर्म करा। किसकी लीडरशिप में? लालडेंगा की लीडरशिप में, याद रखिएगा। 1966 में फिर इन्हीं ने इंसर्जेंसी को स्टार्ट कर दिया, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ बैटल भी करी और बैटल करने के बाद 2 डिकेड्स तक, मतलब 20 सालों तक ये चलती रही। और इन्हें ऑब्वियसली पाकिस्तान ने सपोर्ट करा। ईस्ट पाकिस्तान में इन्हें शेल्टर भी मिला, पाकिस्तान तो बस मौके ढूंढता रहता है। इसके बाद इंडियन आर्मी ने थोड़ा रिप्रेशन का यूज़ करा, इन्हें दबाने की कोशिश करी, इनफैक्ट एयरफोर्स का भी यूज़ करा। इसके बाद मिजो के लोग और गुस्सा हमसे हो गए। लेकिन बाद में फिर हमें पीस अग्रीमेंट भी देखने को मिला 1986 में राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच में। क्या अग्री करा गया? सबसे पहले मिजोरम को 1987 में फुल
फ्लेजेड हमने स्टेटहुड दिया कि भाई अब आप भी एक स्टेट बन गए हो, ठीक है। इसके बाद यही जो मिजो नेशनल फ्रंट है, इसने बोल दिया कि हम आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट को अब बंद कर देंगे, गिव अप इन्होंने कर दिया, और लालडेंगा सीएम बन गए मिजोरम के। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। इसके बाद 1951 में अंगामी फिजो और एक सेक्शन था नागास था, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नागालैंड इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिया का पार्टी नहीं है। लोग पहले से बोलते थे हम सेपरेट हैं, और इन्होंने यही करना यहाँ पर स्टार्ट करा। इसके बाद एक आर्म स्ट्रगल हमें देखने को मिला, किसका? नागा नेशनल काउंसिल का। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, लेकिन इसके बाद हमने कुछ नागास के साथ अग्रीमेंट साइन करा कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, ऐसा मत करिए। लेकिन कुछ रेबल्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, आपने सबके साथ साइन नहीं करा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी अनरिजॉल्व्ड है। कुछ बोलते हैं कि हम इंडिया का पार्ट नहीं है, कुछ इंडिया के साथ है, प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो सेसेशनिस्ट मूवमेंट हमें नागालैंड में भी देखने को मिलता है। फिर मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत बाहर के लोग माइग्रेट कर जाते हैं, इन्हें बहुत दिक्कत होती है। इनका कहना है भाई लोकल्स का कि आप आके हमारी जॉब ले लेते हो, यहाँ पर काम करते हो, हमें प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इस चक्कर में हमें देखने को मिलते हैं। 1979 से 1985 तक हमें असम मूवमेंट देखने को मिला। किसने लीड करा था? आसू, मतलब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने। इन्होंने इलीगल माइग्रेशन को अपोज करा, आउटसाइड के डोमिनेशन को अपोज करा, और फॉल्टी वोटर लिस्ट के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। मेन इनका यही था कि बाहर के लोग यहां पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने डिमांड करा कि पोस्ट 1951 के बाद जितने भी लोग इलीगली आए हैं उन्हें आप वापस से भिजवाइए अपनी जगहों पर, यहां पर वो नहीं रहेंगे। क्योंकि इनका कहना था कि असम में इतनी रिच रिसोर्सेस हैं, लेकिन इसके बाद भी इतनी पॉवर्टी हमें इसलिए ही देखने को मिलती है कि बाहर से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो 6 साल के अनरेस्ट के बाद 1985 में हमें असम अकॉर्ड देखने को मिला। राजीव गांधी ने ये साइन करा था आसू के साथ, प्रॉमिस करा कि भाई जो बांग्लादेश वॉर एरा था ना, उस समय आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से माइग्रेंट है जो इलीगली आए हैं, और उन्हें वापस हम डिपोर्ट करेंगे। ये बात करी गई कि भाई ये माइग्रेंट्स आपके साथ नहीं रहेंगे, हम सबको सही करेंगे, ठीक है। इसके बाद आसू ने फॉर्म कर लिया असम गण परिषद, AGP। ये पावर में आया, इसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी, और इसने क्या वो करा था भाई कि हम ये माइग्रेशन इशू को ठीक करेंगे। अब अकॉर्ड के बाद भाई पीस तो आ गई है, लेकिन असम में ये प्रॉब्लम अभी भी चलती जा रही है, और भी नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगह प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल आता है, अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं, तो ये माइग्रेशन के चक्कर में जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, मतलब यहीं के लोग हैं, वो माइनॉरिटी में आ गए, बाहर के लोग ज़्यादा आ गए। इसके बाद ये चकमा एक एथनिक ग्रुप है, इनके जो रिफ्यूजीज हैं मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वाले लोग भी इन्हें ट्रीट अच्छे से नहीं करते हैं, हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है कि आप हमारे इलाके में क्यों आ गए। इसके बाद द्रविडियन मूवमेंट की बात कर लेते हैं, हमें साउथ रीजन में देखने को मिला। वन ऑफ द फर्स्ट रीजनल मूवमेंट्स था, नॉन वायलेंट था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इन्होंने फॉलो करा था। ये डिबेट्स वगैरह करते थे, वायलेंस वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता था। EV रामास्वामी, जिन्हें हम पेरियर भी बोलते हैं, इन्होंने फॉर्म करी DK, मतलब द्रविडर कजागम, नाम याद रखिएगा। इन्होंने ब्राह्मण डोमिनेशन को अपोज करा, साउथ इंडिया की रीजनल प्राइड को इन्होंने सपोर्ट करा। लेकिन बाद में DK स्प्लिट हो गया, और इसकी लेगेसी को फॉरवर्ड करा DMK ने, मतलब द्रविड़ मुनेत्र कजागम ने। आप DMK का नाम सुनते रहते होंगे। इसने 3 प्रोलॉन्ग्ड एजिटेशन करे 1953 से 54 में। पहला इन्होंने क्या बोला भाई, जो कालाकुंदी रेलवे स्टेशन है इसका नाम वापस से रिस्टोर करा जाए। इसका नाम दालमियापुरम कर दिया गया था, एक इंडस्ट्रियल हाउस के उस पे, नॉर्थ के उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने नाम रिस्टोर करा जाए। फिर इन्होंने बोला कि जो तमिल की कल्चरल हिस्ट्री है उसे स्कूल के करिकुलम में वापस से इंपॉर्टेंस दी जाए, और जो क्राफ्ट की एजुकेशन स्कीम थी स्टेट गवर्नमेंट की, उसे जो ब्राह्मण डोमिनेंस से लिंक करा गया है उसके खिलाफ ये थे। मतलब ये ब्राह्मण डोमिनेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, स्कूल वगैरह से भी इन्हें हटाना चाहते थे। तो इनका कहना था कि हमारे कल्चर को प्रमोट करा जाए। इसके बाद DMK ने एंटी हिंदी एजिटेशन भी करे, मतलब इन्होंने भाई हिंदी के खिलाफ आवाज उठाई, और इससे इन्हें बहुत सक्सेस भी मिली, और ये 1967 स्टेट इलेक्शन के बाद पावर में भी आ गए। इसके बाद DMK स्प्लिट हो गया, किसकी डेथ के बाद? उस समय के जो इनके लीडर थे C अनादुरई, उनकी डेथ के बाद ये स्प्लिट हो गया। फिर हमें DMK देखने को मिला और AIADMK देखने को मिला। फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर
आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। सिंस 1967 द्रविडियन पार्टीज हमें बहुत डोमिनेशन में देखने को मिलती है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, जैसे कि पीएमके, एमडीएमके, डीएमडीके एक्सेट्रा, याद रखिएगा। अब सिक्किम के मर्जर की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम ना सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था, मतलब सिक्किम पूरा सोवरेन भी नहीं था, पूरी उसकी आज़ादी भी नहीं थी और इंडिया का पार्ट भी नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। तो होता यह था कि इंडिया इनके डिफेंस और फॉरेन रिलेशन को मैनेज करता था और चोग्याल मतलब यहाँ के मुनार्क थे, वहाँ पर मुनार्की चलती थी, ये इंटरनल मैटर को अपना देखते थे। सिक्किम के ज़्यादातर लोग नेपाली थे, लेकिन चोग्याल जो यहाँ के मुनार्क थे वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते थे। लेप्चा भूटिया ग्रुप जो यहाँ का कम्युनिटी माइनॉरिटी था उन्हें ये सपोर्ट करते थे, जिसके कारण वहाँ पर टेंशन होती थी क्योंकि मेजॉरिटी को आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। तो 1974 में सिक्किम कांग्रेस यहाँ के इलेक्शन जीत गई और इनके इंडिया के साथ बहुत क्लोज टाइज थे ना, ये चाहते थे कि इंडिया का हम पार्ट बन जाए। 1975 में असेंबली और एक रेफरेंडम हुआ जिसके बाद अप्रूव करा गया कि इंडिया के साथ हम मर्जर कर लेंगे और सिक्किम हमारे साथ जुड़ गया और 22nd स्टेट ये हमारा बन गया। चोग्याल ने इसे बहुत अपोज करा, लेकिन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, इसलिए कोई भी मेजर पॉलिटिकल इशू हमें देखने को नहीं मिला। अब गोवा की बात करते हैं। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली तो पोर्टुगल ने रिफ्यूज कर दिया, हम गोवा, दीव और दमन को नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ के सिविल राइट्स को भी इन्होंने सप्रेस करा और लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट कराया, ये देखने को मिला। इंडिया ने बहुत ही पेशेंटली अर्ज करा कि भाई आप विड्रॉ कर लीजिए, चले जाइए, इन्हें इंडिया का पार्ट बनने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रीडम मूवमेंट का भी बहुत सपोर्ट मिला इन चीज़ों में और फाइनली दिसंबर 1961 में इंडिया की आर्मी ने इन्हें आज़ादी दिलवा दी मात्र 2 दिनों में और ये यूनियन टेरिटरी बन गए। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बाद में फिर डिबेट हुई कि गोवा का हमें क्या करना है, क्या गोवा को हमें महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देना चाहिए। एमजीपी जो पार्टी थी वो यही बोलती थी, लेकिन बाकी जैसे कि अगर हम यूजीपी पार्टी की बात करते हैं तो ये गोवा की यूनिकनेस को प्रिजर्व करना चाहते थे, उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे और कोंकणी कल्चर को भी बचा के रखना चाहते थे। 1967 में एक ओपिनियन पोल करा गया और ज़्यादातर गोवा के लोगों ने, गोवंस हम बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हम सेपरेट रहना चाहते हैं और इसलिए 1997 में गोवा एक सेपरेट स्टेट बन गया। तो इंडिया में हमेशा लोगों की सुनी गई है। इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रीजनल इशू जैसे कि स्टेटहुड का हो गया, डेवलपमेंट का हो गया, ऑटोनॉमी का हो गया, सेपरेशन का हो गया, आज भी इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसलिए 5 इंपॉर्टेंट लेसन निकल कर आते हैं, ये आपसे बनना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यही 5 आपको लिखना पड़ेंगे। पहला, रीजनल एस्पिरेशन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट है। पूरी दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है, स्पेन, यूके, हर जगह पर हमें ये देखने को मिलते हैं। नेगोशिएशन ज़्यादा ज़रूरी है, सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सप्रेस करने से अच्छा है कि आप नेगोशिएट करिए, ये बेस्ट रिस्पॉन्स होता है रीजनल डिमांड्स का। जैसे कि इंडिया में 1980s में देखने को मिला, हमने पंजाब, असम, नॉर्थ ईस्ट में सेटलमेंट नेगोशिएशन से करा, हमने उन्हें दबाया नहीं, तो नेगोशिएशन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट और नेशनल लेवल पर पावर शेयरिंग होना चाहिए। अगर पावर शेयरिंग नहीं है ना तो लोग एलियनेटेड फील करते हैं, आपसे दूर फील करते हैं, तो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं रीजन के बीच में तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए इकोनॉमिक वेलफेयर हमें सबका करना चाहिए, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है उनका ज़्यादा करना चाहिए। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हम बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ज़रूरी रहा है क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है उसने रीजनलिज्म को बहुत अच्छे से अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया है और इसलिए इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। पसंद आया हो तो आपको हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन सीरीज भी पसंद आएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नए चैनल पर वो आ रहा है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, ऊपर पूरी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।